निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है? पहले एनबीएफसी का फुल फॉर्म लिखो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका एनबीएफसी का फुल फॉर्म ना पूछा जाता हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? ये पहली बात तो नॉन बैंकिंग होती है, और अगर साथ ही ये नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, तो ये आपका क्या करेंगी, आपका ये मांग आधारित यानी एक्सेप्ट एंड डिमांड बेस्ड डिपॉजिट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऋण दे सकती हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर एक्वायर कर सकती हैं। और इनका जो एक्ट है आपका, जो इनका रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड करता है, वो एक्ट 1956 का, एनबीएफसी एक्ट 1950। निम्नलिखित में से वे भारतीय बैंक के किस नोट के भाग में सांची स्तूप का रोमांकन किया गया है? सांची स्तूप कितने पे? 200 रुपए के नोट पर है क्या? बोलेंगे जी हाँ जी, सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर है, 900 रुपए के नोट। आप मुझे बताओ सांची जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सांची आप कहेंगे भैया सांची आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसको यूनेस्को में कब लिस्ट किया गया था? तो यूनेस्को में इसको लिस्ट किया गया 1989 में, 1989। 50 रुपए के नोट पर क्या है भैया? हम्पी। हम्पी साथी, हम्पी के स्मारक कहाँ है? वो कर्नाटका में स्थित है। और ये आपका किस कलर का होता है 50 रुपए का नोट? बता सकते हैं क्या आप? फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू। इसका कलर बहुत पूछा जाता है, ठीक है? कलर देख लिया करो नोट का, देखना सारे लोग। 500 किस पर है? लाल किला पर। लाल किले के नोट का रंग क्या है बताना? लाल किले के नोट का रंग है स्टोन ग्रे। क्या है? स्टोन ग्रे कलर है। 100 रुपए का नोट पर क्या है? रानी की वाव। ये किस कलर का है बताओ? रानी की वाव। भैया ये लैवेंडर कलर का है। किसका है? लैवेंडर कलर का है, लैवेंडर कलर का है, लैवेंडर कलर का। ओके। जो 2000 रुपए का नोट था वो, अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। मुझे बताओ जो 100 रुपए का नोट है उस पर ब्लीड लाइन कितनी होती है? ब्लीड लाइन ये आपको बताना है। जैसे 10 रुपए का नोट है आपका, 10 रुपए का नोट है, उस पर क्या है? उस पर भैया कोणार्क है, कोणार्क है, जो चॉकलेटी ब्राउन है। क्या है ये आपका चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन। ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। 20 रुपए के नोट पे किसका साइन है बताओ? 20 रुपए के नोट पर आपका एलोरा का चिन्ह है। आपके पास 20 रुपए का हो तो देखना, एलोरा का चिन्ह है, जो क्या है आपका ग्रीनिश येलो कलर का, ग्रीनिश येलो है। इसका 20 रुपए का नोट। ठीक है, मुझे बताएं ब्लीड लाइन पूछी मैंने आपसे, संख्या नहीं आई अभी। अब हम आपसे पूछते हैं, चलो एक बात और, नोट पर कुल भाषाएं कितनी लिखी रहती है? नोट पर भाषा कितनी लिखी रहती है? तो नोट पर जो भाषा होती है वो होती है 15, तो बॉक्स में होती है पीछे उसके, देखना ध्यान से, पीछे जो बॉक्स बनाता है, और 2 होती है हिंदी और इंग्लिश। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषा हो जाती है। क्या बोलोगे? कुल मिलाकर के 17 भाषा हो जाती है, 17 भाषा। मुझे बताओ जो रुपए का डिजाइन बनाया वो किसने बनाया था? रुपए का डिजाइन किसने बनाया? तो रुपए का डिजाइन बनाया है डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने बनाया, डी उदय कुमार ने बनाया है। कब बनाया था? 15 जुलाई 2010 को बनाया है। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का बताओ, आरबीआई का सबसे सबसे बड़ा नोट कौन सा रहा है अब तक? आरबीआई ने कितने रुपए का नोट सबसे बड़ा जारी किया है? सबसे बड़ा नोट तो भैया 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। कितने का? 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। लेकिन ये 10,000 रुपए का नोट कब बंद हुआ था? 1978 में, जब जनता पार्टी आई थी। कौन? जनता पार्टी। और ये पहली ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेसी नहीं थी, जनता पार्टी ने इसको बंद करा दिया था। कभी भी पूछे पहली बार भारत में कौन था जो आपका गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था? वो जनता पार्टी से था। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं? अच्छा, हमने आपसे पूछा ब्लीड लाइन बताओ, ब्लीड लाइन। ब्लीड लाइन से क्या मतलब होता है? ब्लीड लाइन से मतलब होता है, आप कभी नोट को देखना, तो इधर किनारे पे क्या है, ऐसी तिरछी लाइन खींची हुई, ये क्या होती है? ब्लीड लाइन होती है। जैसे 100 रुपए और 200 रुपए के नोट पर आपका ब्लीड लाइन की संख्या होती है 4 4। आपका 500 रुपए के नोट पर ब्लीड लाइन होती है आपका कितनी? 5 होती है। 2000 के ऊपर होती थी 7 ब्लीड लाइन। क्या होती थी? ब्लीड लाइन होती थी। नोट को देखना ध्यान से, जो कभी नोट हो आपके पास में उसके साइड में तिरछी ऐसी लाइन मिलेंगी, वही ब्लीड लाइन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? कितने क्षतिपूर्ति स्तर जो है वो निर्धारित किए गए हैं? बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलेंगे? 5 क्षतिपूर्ति स्तर है आपका, 4 क्षतिपूर्ति स्तर है, 2 है आपका कंपनसेशन लेवल्स आपका, या फिर 3 है? तो क्या बोलेंगे भैया? 3 है इसमें, 70, 80 एंड 90% है, 90% है। कब शुरू हुई थी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? ये शुरू हुई थी आपका 18 फरवरी 2016 को। कब? 18 फरवरी 2016 को। तो इसमें आपका योजना है जैसे पीएम कृषि, कृषि की योजना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, बोलो भी, सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी आपका, बोलेंगे? पीएम कृषि सिंचाई योजना ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। और इसमें बजट कितने का रखा गया था? इसमें 50,000 करोड़ का बजट रखा गया था। 50,000 करोड़ का इसका बजट था भैया, इसका बजट था। अब मुझे बताओ, एक योजना चली थी बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। और ये साथी आपका 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई, 24 फरवरी 2019 को। इसमें क्या मिलता है? एक वर्ष में कितनी किस्त आती है? वर्ष में 3 किस्त आती है किसान के पास में। और कितने कितने रुपए की आती है बताओ? 2,000 रुपए की किस्त आती है, 2,000 रुपए की किस्त आती है आपका। एक मुझे बताओ, एक चली थी पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, मानधन योजना। थम्स अप करके पहले मुझे ये बताओ, जीएस निधि बुक किस किसके पास है? पीएम किसान मानधन योजना ये चली थी 12 सितंबर 2019 को। और 1 मार्च 2019 की कुसुम योजना मत भूल जाना, जो कि किसके लिए चली थी आपका? वो चली थी कुसुम योजना, किसके लिए चली थी आपका? देखो, जिन भी साथियों को बुक की जरूरत है, एक बेटर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, पिछले जितने भी एसएससी के वर्ष हुए, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए तो डोंट वरी, आप यहाँ पर आधार बना करके अपना सेशन को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। लेकिन कल साथी आपका 10 तारीख को, आपको सब लोगों को पता होना चाहिए, प्रत्येक 10 तारीख को अपना सेल होता है। और अब सेल में मतलब उतना हम मैक्सिमम बता वो जहाँ तक हमको पहुंचानी थी, शायद जहाँ तक पहुंचा चुके हैं। और अब सेल में हमारी जो न्यू लॉन्च बुक आएगी ना, जो नई बुक आएगी, नई लॉन्च आएगी, तो वो एक बार ही होगी सेल में, एक बार ही। और शायद इसके बाद में फिर आपको सेल में वो बुक्स नहीं देंगे, फिर आपको ऑफलाइन मार्केट से वो आपको डिस्काउंट पर, जो बुक सेलर दे देगा उसी डिस्काउंट पर आपको लेनी होंगी। ओके।
कोई दिक्कत? तो जिस किसी के पास भी साथी मैं बताऊँ 2 बुक, अगर जिन साथियों को बुक से पढ़ना होता है, नहीं भैया मुझे तो बुक चाहिए ही चाहिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो उसके लिए जीएस निधि बुक को आप ले सकते हैं। ये साथी बेटर सॉल्यूशन है, इसका अपडेटेड वर्जन लेना, लेकिन जो इसका सेकंड एडिशन है, फर्स्ट वाला नहीं। कभी किसी के पास फर्स्ट वाला हो तो वो तो पुराना हो गया होगा, सेकंड एडिशन लेना, या जिन साथियों के पास में इसका फर्स्ट एडिशन हो मान के चलो, तो उनको फिर अलग से नोट्स बना लेना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हो उसको टिक करके किसी तरह से बुक अरेंज करके आप अन्य अपने किसी साथी से बुक लेकर के उसको अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हो, ऐसे नहीं है तो, है ना? और अभी जो हमारा साथी आपका थ्योरी बुक आएगा वो कौन सा आने वाला है? थ्योरी बुक, आज आपको नाम रिवील कर देते हैं। थ्योरी बुक, ये बुक हमने लिखा था आपका चलो उसको छोड़ो, जो थ्योरी बुक आएगा उसका नाम होगा आपका जीएस सुधा, और ये हमारी साथी माताजी के नाम पर लिखी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए हमारा मतलब एक ड्रीम होगा इस तरह की किताब जाए। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग बुक है आपका मार्केट में, तो उनमें थ्योरी में बहुत सारा कुछ ना कुछ रहता है कि बुक को कभी ना कभी तो पेजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, नंबर ऑफ पेजेस के साथ में, या कुछ आपका बहुत सारे फैक्ट छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम इसको विस्तार से लिखवा रहे हैं एकदम से, ताकि आप थ्योरी से उसको पढ़ें तो आप सारे घटनाक्रम को समझ जाएं, और कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण जो है जो आपके लिए बचे ना, ठीक है? कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण बचे ना, तो इस बुक को हम आपका डिवोटेड करेंगे आपको और माताजी को, ठीक है? ये बुक हमारी अभी नहीं आएगी, आनी तो इस मंथ थी, लेकिन अभी इस पे बहुत थोड़ा सा काम रह रहा है, और कुछ इसमें हमने अभी इनपुट्स दिए हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए। ये 10 जून को आएगी, 10 जून, एक बार आएगी, सिर्फ एक बार 10 जून को, उसके अलावा फिर आप इसको मार्केट से कभी नहीं होगा, ये आपको वापस देखने को मिलेगी, भैया नेक्स्ट में मिल जाएगी, इस बार नहीं मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ 10 जून। ओके, बोलो जी, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा केई किस पर निर्भर करती है? केई का फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी केई होती है, गतिज ऊर्जा होती है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है बोलो इसमें? एम होता है इसमें मास, मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। वी क्या होता है इसमें? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी बोले तो वेग होता है। वेग क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड में उसको मेजर किया जाता है। तो किस पे होगा? द्रव्यमान और उसके त्वरण पर, और द्रव्यमान उसके वेग पर, द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। आप मुझे बताओ साथी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वस्तु की उसकी अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जैसे हम बोले आपसे अपने कोई आपका रखी हुई मेज है, कोई मेज रखी हुई है, उस पर कोई कॉपी रखी हुई है, या खड़ी हुई कोई गाड़ी है, उसमें कैसी ऊर्जा होगी? खड़ी हुई कोई गाड़ी है आपका, तो आप कहेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये किसमें नापते हैं आप? यू बराबर एम जी एच में, यानी एम आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, और एच हाइट हो जाती है। और साथ में मैंने बताया जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा किस कारण से होती है? वस्तु की गति के कारण होगी। तो उदाहरण लिखें किसी एक चीज का, जैसे मैं बोल दूं बहती हुई हवा, क्या बोल दूं? बहती हुई हवा में कैसी ऊर्जा होगी? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। मैं आपसे बोल दूं आपका गिरते हुए पानी में, गिरती हुई बूंद में, बोल दें गिरती हुई बूंद में आपका, या जैसे बांध का पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? बांध का पानी रुका हुआ होता है, बहता हुआ डैम का वाटर, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इन दोनों को यदि जोड़ दें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को यदि जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाती है? मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। क्या बन जाती है? तो कभी भी पूछे यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा जो होती है भैया, वो योग होती है आपका किसका? एक तो स्थितिज ऊर्जा का, और एक आपका गतिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से हमेशा देख लेना, कभी कभी दे देगा आपको, आप द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए या वेग को दुगना कर दिया जाए। रेलवे के स्टूडेंट्स विशेष तौर से देखें, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गति भी कितनी हो जाएगी भाई? एम को क्या कर दें? एम को कर दें 2m, तो क्या हो जाएगा? 2 की गुणाई तो हो रही है, तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये सिर्फ मैं बोलूं आपसे कि भैया वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2v, तो 2v होते ही क्या हो जाएगा? तो 2v का स्क्वायर होगा, तो यानी कि स्क्वायर होकर 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया मल्टीपल आपका? तो मल्टीपल फैक्टर जो है आपका 4 आ जाएगा। तो यानी कि कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो गुणा भाग आपको आने चाहिए, ठीक है? बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन ने आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को बताया, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया, या गति के संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण, भैया इसने बताया आपका रासायनिक संयोजन को, और इसने ये जो अपना परमाणुवाद दिया था ये 1808 में दिया। मैं फिर कहता हूँ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि डाल्टन ने क्या बताया था कि प्रत्येक तत्व में अपना एक विशेष द्रव्यमान होता है, एक यूनिक मास होता है हर एक एलिमेंट में। ये कहा था किसने? आपका डाल्टन ने। और द्रव्यमान संरक्षण से अधिनियम, जो द्रव्यमान संरक्षण मैंने आपको बताया था, इसी पर ये आधारित था। पर इस पर आधारित नहीं था, क्या बोलूं मैं? रासायनिक संयोजन पर आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण में आपसे कह रहा हूं, द्रव्यमान संरक्षण मैंने आपको कल बताया था, जो किसने दिया था? लेवाजिये ने, जो फ्रांसीसी था। आपने द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी क्या वो तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है? नहीं। तंत्रिका ऊतक में आपका आता है ब्रेन। क्या आता है? ब्रेन आता है। ब्रेन यानी कि जो आपका मस्तिष्क है, जैसे इसमें न्यूरॉन्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूरॉन्स आते हैं इसमें, क्योंकि मस्तिष्क वो इकाई क्या है उसकी? न्यूरॉन्स है। तो तंत्रिका ऊतक नहीं होता। हड्डी में क्या संयोजी ऊतक होते हैं? आप कहेंगे हाँ जी भैया, संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। और हड्डियों में आपका क्या, आपका शरीर के अंदर एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है, वो कौन सा है? वो भी एक संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है बताओ? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ब्लड होता है। रक्त कैसा ऊतक है? और ये एकमात्र पूरी बॉडी में एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। अगर हमको हड्डी की बात हमसे करें आपसे, तो हड्डियों में मुझे बताओ फटाफट से, हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया हड्डियों में, यानी संयोजी ऊतक में भी पूछ ले तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और साथ ही संयोजी ऊतक यानी कि आपका हड्डियों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? हड्डियों में जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स उसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स उसको कहा जाता है। और जो अस्थि हड्डी किसको बोलते हैं? अस्थि को। ऐसे एक होता है आपका उपास्थि, यानी कार्टिलीज। क्या होता है? ये होता है आपका कार्टिलीज। और ये हड्डियों को क्या बनाती है? लचीलापन देती है। यानी लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों को कौन देता है? तो वो कार्टिलीज यानी उपास्थियों की वजह से। यहाँ से लचीली बन गई आपका, क्या बोलेंगे? ऐसे भी हाथ आप घुमा सकते हैं। तो वो लचीलापन किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से आपका होता है। हड्डी के बारे में मुझे बताओ साथी, जो हड्डी है यानी कि बोन है, और बोन से कोई मसल जुड़ रही है, तो ये कैसा जोड़ बनेगा?
यानी कि आपका अस्थि से, हड्डी से आपका इसको मांसपेशी को जोड़ा जा रहा है, तो ये कैसा जोड़ होता है? तो इस जोड़ को बोलते हैं भैया आप टेंडन। क्या बोलोगे? टेंडन बोलेंगे। जैसे कंधे में यहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, ठीक है, घुटना हो गया ये आपका, हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। और अगर बोले मांसपेशी से मांसपेशी, मांसपेशी मसल टू मसल जोड़ क्या होता है? मांसपेशी से यदि मांसपेशी को जोड़ा जाए तो मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़ ये क्या कहलाता है? मतलब मसल टू मसल, मसल टू मसल ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम आपका मसल टू मसल। मसल टू मसल को क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। जैसे मुझे नहीं पता मसल टू मसल क्या कहते हैं, मुझे इसमें सिर्फ पता है बोन टू बोन। बोन टू बोन को इसमें बोला जाता है आपका बोन टू मसल हो गया एक तो, बोन टू मसल हो गया आपका, सॉरी हाँ ठीक है, बोन टू मसल हो गया टेंडन, और बोन टू बोन हो गया इसमें लिगामेंट। बोन प्लस बोन उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोल देंगे उसको? लिगामेंट, लिगामेंट बोल देंगे। इसे घुटने की हड्डी हो गई, बोन टू बोन क्या हो गया? लिगामेंट हो गया। बोले जी फटाफट से, ये आपको बताना है। किसी ने बताया? दिखाएं एक बार। बोन टू बोन लिगामेंट हो गया, ठीक है, बोन टू मसल टेंडन हो गया, इसको देखना। सेलेक्सर बोलते हैं भैया, सेलेक्सर बोलते हैं, सेलेक्सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर अक्षर उसमें थोड़े बड़े रखना, पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चा। ऐसा होता है अक्षर अगर बड़े रखेंगे नंबर ऑफ पेजेस बहुत बड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस होने की ज़्यादा होने की वजह से उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, और फिर आपसे डिलीवरी चार्ज क्योंकि वेट के हिसाब से लेता है, तो आपके पास किताबें बहुत महंगी पहुंचेंगी, इसलिए कुछ मजबूरी होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलत है भैया, गलत बताया जिसने भी बताया, ठीक है। तो हमने क्या बोला? ऐसे पेशी ऊतक, अगर हम बोले मस्कुलर टिश्यू की बात, यहाँ पर जो पेशी ऊतक है हमारे, जितने भी पेशी ऊतक है, ये क्या करते हैं? ये मांसपेशी को बनाने का काम करते हैं। कभी भी पूछे आपसे मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? मांसपेशी मसल को बनाने का काम यही करते हैं, और प्लस में उनके कंट्रोल का काम भी यही करते हैं, कंट्रोल का काम यही करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम अगर पूछे हमारी पेशियों में, जो हमारी पेशियां वो सिकुड़ सकती है नहीं सिकुड़ सकती हैं हमारी मसल, या नहीं सिकुड़ सकती हैं? बोलो। आप कहेंगे हाँ वो संकुचित हो सकती हैं। तो इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है हमारी मसल्स में, ठीक है, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं संकुचनशील। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना या फैलना। संकुचनशील, संकुचन हो गया सिकुड़ना, संकुचनशील प्रोटीन एक पाया जाता है। कभी भी आपसे पूछे कि भैया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में पाया जाता है, किस ऊतक में? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताइए किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे वो भैया आपका मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में। उपकला ऊतक जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? ये साथी याद रख लेना, अगर ये आपकी बॉडी में कम हो गए तो आपकी बॉडी में झुर्रियां पड़ जाएंगी। बहुत किसी की स्किन होती है ना, बहुत ज्यादा झुर्रियां हो जाती है, बहुत ज्यादा अपना ख्याल नहीं रख पाता, या जो पानी कम पीते हैं, या जो डाइट का ध्यान नहीं रख पाते आपका, तो आपके शरीर को जो सुंदर, मतलब चेहरे को, स्किन को जो सुंदर बनाती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाती है। आपको कोई चोट लग जाए, चोट से सुरक्षा कौन सा ऊतक देता है? आपकी बाहरी, यानी जो हमारा आउटर और आपका इनर है ना स्किन का, वो इसी के द्वारा बनता है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। पौधे को पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? देखो पौधे में पत्तियों द्वारा बनता है कि आपका फ्लोएम, फ्लोएम के माध्यम से बनाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और कहां पर भेजती हैं उसको? जड़ और फल तक भेजती हैं क्या? नहीं, उसको भैया आपका मारिस्टम्स तक भी भेजती हैं। कहां तक भेजती हैं? आपका मारिस्टम तक भी भेजती हैं, वज्र तक भी भेजती हैं, जड़ तक भी भेजेंगी, बीजों तक, फलों तक भी। तो पत्तियों द्वारा भोजन बन रहा है किसके? फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम एक आपका टिश्यू है। और जड़ों में किसकी वजह से बनता है? आपका जड़ों द्वारा बने भोजन को, यानी कि बाकी चीजों से पोषक पदार्थ जमीन आदि से प्राप्त करता है, तो जड़ों से आपका वो जाइलम उतक होता है। क्या होता है? वो जाइलम उतक के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? जाइलम के द्वारा बनता है। आपको पता होना चाहिए हमेशा किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा ये बनता है आपका, ठीक है। जाइलम में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो डेड सेल होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? आपका मृत कोशिका होती हैं। जबकि फ्लोएम में कैसी होती हैं? ये आपका जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्या बोलती हैं? ये आपका जीवित कोशिकाएं होती है। पूछ लेता जीवित कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? आपका फ्लोएम या जाइलम? तो आप कहेंगे जाइलम में तो हमेशा डेड सेल होंगी, ठीक है। तो किसका काम कर रहा है? ये आपका जल का वहन करता है। पौधे के अन्य भागों में क्या जल का वहन करता है? क्या होता है? जैसे जड़, जैसे जाइलम, और जल का वहन वहां से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय जनगणना कहां पर आयोजित की गई है? जलपक्षी जनगणना कहां पर होगी? गुजरात में होगी। कहां पर होगी? जामनगर के गुजरात में होगी, ठीक है। देखो जामनगर की खास बात क्या है? जामनगर, पहली बात तो याद रख लेना, इसके जो समुद्री पार्क है यानी अभ्यारण्य में घोषित होगी। जामनगर में क्या है आपका? भारत का पहला, याद रख लेना, यहाँ पे है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर है? जैव विविधता केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण चुनना है इस बात को। जैव विविधता केंद्र है ये भारत का पहला, यानी कि फर्स्ट नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर। फर्स्ट मरीन नेशनल बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहाँ पर है? वो जामनगर में है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा साथी आपसे, मुझे बताओ भारत का पहला पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, अर्थात आपसे पूछेगा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा साथी आपसे कि इंडियाज फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इंडियाज फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है आपका? तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी भी कहाँ पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है। कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है कच्छ की खाड़ी? भैया ये वाइल्ड आस के लिए, यानी कि जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या? जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और आगे 1982 में, याद रख लेना, 1982 में यही आपका पहला समुद्री समुद्री नेशनल पार्क बना था, यानी मरीन नेशनल पार्क कौन सा है पहला भारत का? तो वो भी कच्छ की खाड़ी है 1982 में। तो भैया फिर समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना था? 19 था, उसके 2 साल बाद ही नेशनल पार्क बन गया था। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका, और ये फर्स्ट आपका मरीन नेशनल पार्क भी कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। किसको जाना है? कच्छ की खाड़ी में क्या पाए जाता है? जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं, ओके।
किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल के मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया गया है और ये नाम बदला है आपका हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने, देखो किसी दिन कोई क्लास आया करें जैसे हिमाचल प्रदेश आया, आप देखा करो इसके सीएम कौन से हैं। हालांकि कभी भी सीएम और राज्यपाल आपको परीक्षा के बहुत पहले नहीं पढ़ने चाहिए, जब आपका एग्जाम हो उससे पहले नियुक्तियां मत पढ़ा करो कभी भी। मैं आपसे बोलूँ आपका एग्जाम दूर है और आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया करो, यानी कि कौन नियुक्तियां कहाँ हैं। आपको साथ ही अपने परमानेंट सब्जेक्ट जो से फिक्स है आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। जैसे स्टैटिक जीके पे आपको मेहनत करनी चाहिए, पॉलिटी पे मेहनत करनी चाहिए, आपको हिस्ट्री जैसे आपका टर्म समझनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की, साइंस की, इन सब्जेक्ट पर आपका टाइम जाना चाहिए। लेकिन अक्सर में बहुत सारे साथी क्या है, मैं आजकल देखता हूँ, ठीक है, कि वो अपने समय को वहाँ जाया कर रहे होते हैं और फिर परीक्षा में वहाँ से कोई प्रश्न मिलने की उम्मीद भी नहीं होती और फिर वो अपना लॉस करते हैं। तो क्या बोलेंगे, उसके लिए पढ़ लिया करो आप मंथली। मंथली समझ रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स का मतलब है कि महीने की या कोई बुक के माध्यम से आप उसको पढ़ लें, ठीक है, तो उस तरह से आप पढ़ा करो। या अगर करंट अफेयर की क्लास आपको देखनी है तो करंट अफेयर्स होना चाहिए प्योर करंट अफेयर। ऐसा होना चाहिए प्योर करंट अफेयर होना चाहिए, तो सिर्फ उसमें करंट अफेयर्स ही होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपका वो क्लास हो जाए स्पीड मोड में, आप उसको लगा लो और 15-20-25 मिनट में वो क्लास हो जाए आपकी, इतना भरोसा योग कि बाकी पार्ट तो फिर आप करंट के माध्यम से पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी। तो कौन सा आपका सीएम बताओ यहाँ के कौन है अभी फिलहाल में? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कितने लोग बता सकते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है? यही मैं कह रहा हूँ, अभी कल को आप एग्जाम देने जाओगे तो ये बदल जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 3, लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर आपका 4, और विधान सभा की सीट कितनी है यहाँ पर? वो 68 है। 68 है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीसीसीआई का सचिव किसको बनाया गया? जय शाह को, अमित शरण को, देवजीत सेकिया को। आप कहेंगे हाँ जी भैया, बीसीसीआई के सचिव के रूप आपका बनाया गया है देवजीत सेकिया को। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्त, बताना। बोलेंगे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी आपका? ये हुई है भैया 1928 में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ पर है? वानखेड़े, वानखेड़े मुंबई में। मुंबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बीसीसीआई के मुझे बताओ अध्यक्ष कौन है अभी और कौन से नंबर के हैं ये भी बताना। अध्यक्ष हैं इसके 36वें रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी का योगदान क्या रहा है भारत क्रिकेट में? बहुत बड़ा रहा है। 1983 का जो वर्ल्ड कप था ना साथी, उसमें सबसे ज्यादा विकेट रोजर बिन्नी के ही हैं। 18 विकेट लिए हैं इन्होंने। कितने? 18 विकेट लिए हैं। मुझे बताओ आप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथी? आपका दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। अभी एसीसी के भी हैं या नहीं, बदल दिए? एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो पता नहीं, मुझे देख लेना। ये निर्विरोध चुने गए थे आपका कभी इसी साल 1 दिसंबर, मतलब पिछले साल 1 दिसंबर 2024 से पिछले साल चुने गए थे। अमन सिंह की कोई बात नहीं इसमें, अमन सिंह इनकी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम आपसे पूछते हैं, अब जो क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं, बताओ क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, ये आपको बतानी है। क्रिकेट की ट्रॉफी बताओ जरा फटाफट से। तो हम आपसे पूछेंगे क्रिकेट की ट्रॉफी में, जैसे एक चर्चित ट्रॉफी हमने अभी आपको बताई थी आज, रणजी ट्रॉफी, ऐसी बताओ विजय हजारे ट्रॉफी। कितना फॉर्मेट होता है विजय हजारे में? कितने ओवर का मैच होता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, पूछा जाता है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है आपका, और ये साथी ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल है। और अभी 2024-25 का इसका सेशन हो गया। हाँ जी हो गया। तो कौन इसमें विनर था और कौन रनर अप था, यानी इसमें विजेता कौन है? तो विजेता इसमें रहा विदर्भ। और हराया किसको विदर्भ ने? कर्नाटका को हराया। किसको? कर्नाटका को हरा करके वो विजेता बना था, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा सकता है, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो 1993-94 से शुरू हुई थी। और बताना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। 1993-94 से, जिस साथी को याद हो लिखें क्या 1993-94, मुझे यही याद है इसका 1993-94। विजय हजारे ट्रॉफी देख लेना तुम इसको एक बार, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी होगी। एक थी आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये कौन सा फॉर्मेट है बताओ? सैयद मुश्ताक अली, ये कौन सा फॉर्मेट होता है भैया? T20 का फॉर्मेट है। कितने का? ये T20 फॉर्मेट एक होता है, T20 फॉर्मेट होता है। और इसमें जो अभी सेशन के लिए विजेता बने आपका, विजेता बने आपका 2024-25 के लिए, 2024-25 का जो सेशन है, इसमें विजेता रहा है आपका मुंबई। और किसको हरा दिया? मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया। यानी उप विजेता कौन रहा इसमें? उप विजेता रहा इसमें एमपी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006-07 से हुई थी। 2006-07 से हुई थी। और तीसरा चर्चित फॉर्मेट है क्रिकेट का ईरानी ट्रॉफी। क्या बोलोगे? ईरानी ट्रॉफी। ये कैसा फॉर्मेट है? ओडीआई या T20 बताओ? ईरानी ट्रॉफी 2024-25 में साथी आपका, 24-25 में आपका इसको जो जीता है वो मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई ने जीता है, मुंबई ने, ठीक है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है ये आपको बताना है, उपविजेता। ईरानी ट्रॉफी कैसा फॉर्मेट है बताएंगे जी? ओडीआई कह रहे हैं कई साथी, ओडीआई कह रहे हैं, नहीं भैया टेस्ट फॉर्मेट है। कैसा है? ये टेस्ट फॉर्मेट होता है। और आपका रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? 1934 में। तो ये 1934, ये शुरू हुआ था 1960 में, उसकी 25वीं वर्षगांठ थी ये। 1960 में शुरू हुई थी, 25वीं वर्षगांठ पर आपका किसकी? रणजी ट्रॉफी की 25वीं वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आज का होमवर्क, आईपीएल के संस्थापक और आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये आपका होमवर्क है। एनर्जेटिक रहिए, 5 दिन आपको मिल चुके हैं। बस एक प्रॉमिस लिख के जाना, क्या 5 दिन की आपकी जर्नी रही। वो मैं समझता हूँ आप सबके अंदर वो सपने होंगे साथी, भर्ती होने के, सफल होने के, एक जॉब लेने के, और आप वो ले जाएंगे। कोई जॉब कोई बड़ी छोटी कुछ नहीं है, सबसे पहला टारगेट आप अचीव करेंगे अपनी जिंदगी का, वो आपको उतनी खुशी देगा और उसके बाद में बहुत सारे विकल्प आपके पास में रहेंगे। प्रॉमिस ये है कि जब मंडे आप आएंगे तो 5 डेज का रिवीजन करके आओगे। 5 डेज का रिवीजन करके आओगे। कोई ऐसा नहीं है दुनिया भर की क्लासेज आपको पूरी साल की कक्षाएं याद करनी है। तो ये सिर्फ 30 सेट, और फिर मैंने बताया एक एक क्लास का एक साथी आपके लिए, जो हम क्लास को कराएंगे, डेडिकेटेड क्लास को। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये जो सांसें समझना रुकी हुई हैं, ये थकी हुई हैं, इसमें बहुत उत्साह है साथी, क्योंकि बहुत सारे लाखों घरों को रोशन किया है, लाखों घरों को रोशन करना है, लाखों घरों तक वो है। तो उसके लिए अपना बहुत ज़्यादा हौसला है अपने अंदर, और जीवन में बहुत कुछ करने की ऊर्जा है। उम्मीद करूंगा वो ऊर्जा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो उत्साह आपके अंदर भी होना चाहिए कि हाँ हम कमाल कर देंगे एक दिन। और अपना एक जो ड्रीम है, जो आपका साथी टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। उस टारगेट के लिए आप क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं वो बड़ी बात है। जैसे मेरे लिए कुछ टारगेट है मेरे जीवन में, तो मैं उस टारगेट के लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।